मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की टू क्लास में। और हम पढ़ रहे थे संघीय व्यवस्थापिका में, और व्यवस्थापिका के अंदर हम पढ़ रहे हैं संसद के बारे में। तो डायरेक्टली सीधे संदेश पे नहीं आएंगे, पहले हम उसकी यहाँ पे सीमाओं को पढ़ रहे हैं कि भाई भारतीय संसद है, ठीक है ना, इसकी संप्रभुता पर सीमा क्या है, क्या लिमिटेशन है इसकी, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि ब्रिटेन की संसद के बारे में डॉक्टर लॉम ने कहा था कि ब्रिटिश संसद के पास इतने अधिकार, कहने का मतलब वो सब कुछ कर सकती है, ठीक है ना, देश के लिए सब कुछ कर सकती है, सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकते। इस तरह से डॉक्टर लॉम ने संसद मतलब वहाँ की जो अपने ब्रिटेन की जो संसद है, पार्लियामेंट, उसके बारे में कहा था। मतलब वहाँ पे पूरी तरह से स्वतंत्र है, संसद कुछ भी कर सकती है। जबकि भारतीय संसद है वो अमेरिका और संसद दोनों के, मतलब अमेरिका की कांग्रेस और ब्रिटेन के पार्लियामेंट की तरह ही एक मिला जुला रूप है। तो इसलिए भारतीय संसद पर कुछ लिमिटेशन है। पावर तो उसको ये देश को चलाने का संसद ही चलाती है, लेकिन इसके ऊपर कुछ लिमिटेशन है। उसकी लिमिटेशन को यहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट है, हम पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहला पॉइंट देखिए, लिखित और कठोर संविधान या संविधान में संशोधन ऐसी विशेष प्रक्रिया। संविधान संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया। तो इस तरह से संविधान देश के सबसे बड़ा जो सोर्स है, कानून का सोर्स संविधान ही होता है। अब संविधान में अगर मर्जी से संशोधन कर ले तब तो वहाँ पे हम कह देंगे संविधान भी महत्वपूर्ण नहीं रहा, संसद के पास पूरा पावर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे संविधान में संशोधन के लिए भी विशेष प्रक्रिया है। अब विशेष प्रक्रिया को, जैसे आपको पता होगा कि भारतीय संविधान लिखित है और कठोर भी है, लिखित और कठोर भी है। तो इसके बारे में यहाँ पे कहा है कि संसद के निम्नलिखित संविधान, लिखित जो संविधान है वो शिशु के हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि संसद की प्रभुसत्ता संविधान के लिखित प्रावधानों द्वारा सीमित की गई है, यानी इसकी लिमिटेशन की गई है कि संसद उससे आगे होकर अपनी सीमाओं को नहीं लांघ सकती है। संविधान के अनुच्छेद 245, यानी संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 245 का फर्स्ट, ठीक है ना, जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के तहत क्या कहा गया है, इस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है 245 के तहत कि व्यवस्थापन शक्तियों का प्रयोग संसद संविधान के अनुसार करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। व्यवस्थापन शक्तियों का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार करेगी। तो इस चीज़ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्यवस्थापन यानी व्यवस्था करने की जो शक्ति है संसद के पास, उस शक्ति को भी वह संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। किसके अकॉर्डिंग? संविधान के अकॉर्डिंग ही वह देश की व्यवस्थाओं का कार्य करती है। दूसरा, इसके तहत कहा गया है कि ब्रिटिश संविधान के विपरीत भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है। जैसे आपने देखा ना कि भारतीय संविधान की विशेषता लचीला और कठोर है, तो लचीलेपन की थोड़ी सी विशेषता ब्रिटेन से है, कठोरता की जो विशेषता है वो अमेरिका से। तो इस तरह से भारतीय संविधान है वह लिखित है और कठोर है। तो इस अंतर्गत संवैधानिक कानूनों के निर्माण या फिर संविधान में संशोधन करना हो तो इसके लिए विशेष प्रक्रिया की गई है। विशेष प्रक्रिया के तहत ये कहा जाता है कि संसद के बहुमत के साथ साथ वहाँ पे जो सदस्य उपस्थित है उसके 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पारित, 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित होता है तभी संविधान में संशोधन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे किसी राष्ट्रपति के चुनाव में के परिवर्तन करना है, इस तरह से जो है, तो इसके लिए राज्यों की भी अनुमति आवश्यक हो जाती है। तो अब राज्यों की जब अनुमति आवश्यक है, इसका मतलब संविधान के संशोधन, या ये कह सकते हैं कि जो अपनी संसद है उसको लिमिटेशन में रखा गया है। किसके तहत? संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बस संविधान के ऊपर जाके कार्य या जो व्यवस्था है वो नहीं कर सकती है। दूसरा पॉइंट है जो संसद की लिमिटेशन को तय करता है, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत। संविधान की
सर्वोच्चता का सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत यानी संसद के ऊपर संविधान को सर्वोच्च माना गया है तथा संविधान के मूल ढांचे संविधान के मूल ढांचे, ठीक है ना। तो अब इसमें इस चीज़ को यहाँ पे आप क्लियर करें, समझेंगे कि भारतीय संविधान संसद को संप्रभुता प्रदान नहीं करती। भारतीय संविधान संसद को संप्रभुता प्रदान नहीं करती, वरन संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब संविधान अगर सर्वोच्च है तो संविधान के अकॉर्डिंग संसद को शक्तियाँ मिल जाती हैं। तो इस तरह से इस सिद्धांत के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने, आप इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये ध्यान रखेंगी, 1973 का एक मामला हुआ था, केशवानंद भारती बनाम, ठीक है ना, किसके विरुद्ध था ये? केशवानंद भारती बनाम, या सीधा वो आगे लिखा नहीं, बस ये लिखा है कि ये विवाद था, ठीक है ना। तो ये विवाद हुआ था, उसका फैसला आया था 1973 के आसपास। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि संविधान का जो है, संविधान के मूल ढांचे की धारणा का प्रतिपादन किया गया, संविधान की मूल ढांचे का। तो इसका वापस एक बार वापस यही फैसला आया था, वो आया था मिनर्वा मिल्स विवाद में। मिनर्वा मिल्स जो विवाद था, इन दोनों में क्या डिसाइड किया गया? इन दोनों के फैसले के बाद यह एक सिद्धांत रखा गया कि संविधान के मूल ढांचे की धारणा का प्रतिपादन किया गया। संविधान की मूल ढांचे का प्रावधान किया गया। मतलब पहले संविधान के अंतर्गत संसद के द्वारा संशोधन होता था, लेकिन वो संसद है संविधान में कितना संशोधन करते थे, क्या पूरे संविधान को बदल सकती है या संविधान को नष्ट कर सकती है? तो इसलिए संविधान की शक्ति को यहाँ पे मतलब संसद की शक्ति को यहाँ पे लिमिट करने के लिए, संसद की शक्ति को थोड़ा सीमित करने के लिए या जब विवाद हुआ तब ये 1973 और 80 में कहा गया कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे को हम नहीं बदल सकते। इसमें यहाँ पर मूल ढांचे को बदलने का अधिकार संविधान ने संसद को नहीं दिया है। तो वो मूल ढांचा क्या होना चाहिए, यानी कौन सी बातें हैं जो मूल ढांचे में आएगी, तो ये क्लियर किया गया 1980 और इनके जो विवाद है इनके तहत कहा गया कि ये जो बातें हैं या ये जो अनुच्छेद है, ये जो भाग है वो मूल संविधान के अंतर्गत गिने जाएंगे। तो इनको संविधान में संशोधन है वह संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी कुछ लिमिटेशन कर दिया कि भाई आप संविधान के ढांचे को नहीं बदल सकते। तो ये व्यवस्था कर दी गई। तो इसके अनुसार संसद मूल अधिकार से ही संविधान के किसी भाग को संशोधित, परिवर्तित या सीमित कर सकती है, किंतु संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित कर दे, ठीक है ना। तो इस फैसले के, इन दोनों फैसले के द्वारा कर दिया गया कि संसद संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें इसके तहत तो ये एक डिफाइन कर दिया गया कि संविधान के अंतर्गत है, संविधान है वो संविधान मतलब संसद है वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। अब मूल ढांचा कौन सा होगा तो उसको ही मतलब इसमें डिसाइड कर दिया गया केशवानंद भारती विवाद में, इसको वापस इसी फैसलों को 1980 में दोहराया गया था मिनर्वा मिल्स में। उसने कहा कि संविधान का एक मूल ढांचा होता है, उस मूल संविधान है वो मतलब संसद है वो संविधान के अंतर्गत परिवर्तन कर सकती है, मूल अधिकारों का सब कुछ बदल सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। ये एक तरह से संविधान ने यहाँ पे एक व्यवस्था बनी जिसमें ये कहा गया कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, ये कानून बन गया। कब बना था ये? इस तरह से, और तब से
संसद के अधिकार को सीमित कर दिया, यानी एक लिमिट। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि जो संसद की संप्रभुता पर लिमिट कब आती है, तो ये लिमिटेशन है, जो संसद है इससे आगे नहीं बढ़ सकती, यानी संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तीसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे देखिए, संघात्मक व्यवस्था। अब देखिए संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, तो आपको पता ही होगा, संघात्मक मतलब केंद्र सरकार और इसके साथ ही इसकी इकाइयाँ होती है, ठीक है ना, इसके साथ इसकी इकाइयाँ होती है जिसको हम कहते हैं संघात्मक व्यवस्था, यानी राज्य। तो भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के कारण राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति सीमित की गई है। और भारतीय संसद एक संघीय संविधान के अंतर्गत विधायिका है, ब्रिटिश संसद के समान उसकी शक्तियाँ आज सीमित नहीं है। तो इस तरह से संघात्मक व्यवस्था का मतलब ये होता है कि केंद्र की शक्तियाँ हैं उनका विभाजन किया गया। संविधान की 4वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है, और ये कहा गया है कि राज्य सूची जो है वो राज्यों के पास होती है, कानून बनाने की शक्ति उनके पास होती है, लेकिन इस पर संसद को लिमिटेशन, सीमित शक्ति प्रदान की गई है। तो इस तरह संघात्मक व्यवस्था संसद की शक्तियों को संयमित यानी कह सकते हैं सीमित करती है, ठीक है। चौथा पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए इसको, मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। मूल अधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसे तरीके हैं जिससे हम यहाँ पे समझेंगे कि संविधान के द्वारा ये किया जाना, इससे संसद की शक्ति को लिमिटेशन में रखा है, इसकी सीमा आ जाती है संसद की। अब यहाँ पे सीमा क्या है तो वो देख लीजिए, लिमिटेशन क्या है इसकी, ठीक है ना। तो अब न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसके बारे में अगर आप जान जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि संसद को यहाँ तक आते ही अपनी शक्ति है वो सीमित करनी पड़ती है। तो देखें, संसद द्वारा संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अपनाए बिना मूल अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो संविधान मूल अधिकारों को में परिवर्तन करना है तो इसके लिए विशेष प्रक्रिया है संविधान में संशोधन करने का, तो इस तरह से उसको विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दूसरा, इन सबके अतिरिक्त संसद की जो प्रभुसत्ता होती है, पावर होता है, उस सब प्रभुसत्ता पर एक बड़ी सीमा है, उस प्रभुसत्ता, उस शक्ति पर भी एक लिमिट, एक दायरा रखा गया उसका, वो दायरा है, यानी उस दायरे से वो आगे से आगे वो छलांग लगा सकती, तो वो है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी न्यायिक अगर प्रश्न आए कि संसद की प्रभुसत्ता को लिमिट कौन कौन से तरीके से किया जा सकता है, तो ये तरीके ही बता रहा हूँ, इसमें आपको ध्यान रखना। न्यायिक पुनरावलोकन एक ऐसा तरीका है जिससे संसद की शक्ति को सीमित किया जा सकता है। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई। अब ये ध्यान रखना, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार प्रश्न आया है। तो देखिए, जिसके द्वारा संसद द्वारा निर्मित कानून की न्यायालय द्वारा जांच की जाती है। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया, संसद के द्वारा निर्मित कानूनों की जांच होना या करना, यही कहलाएगा न्यायिक पुनरावलोकन। समझ में आ रहा है ना। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि संसद को पावर तो है देश के लिए कानून व्यवस्था बनाने की, लेकिन उनके द्वारा निर्मित जो भी कानून या जो भी व्यवस्था जो उसके लिए कर रही है, तो उसकी वापस क्या होती है, जांच होती है। उनके द्वारा बनाए गए कानून विधानों की जांच होती है कि वह गलत तो नहीं है। अगर उनके द्वारा ऐसे कानून बना दिए गए जो संविधान के विरुद्ध है, लोगों के लिए सही नहीं है, लोकतंत्र के विरुद्ध व्यवस्था या कानून बना दिया, तो न्यायालय, ये न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति न्यायिक व्यवस्था के पास होती है, तो वह संविधान के विरुद्ध बनाए गए संसद के कानून को रद्द कर सकती है या उसे संशोधन करने के लिए संसद को कह सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे संसद के पावर को लिमिट किया जाता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को जांच प्रक्रिया से गुजरना होता है, गलत है तो उसको रद्द या परिवर्तित करना होता है। यही कहलाता है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है।
तो देखिए, न्यायमूर्ति बी के मुखर्जी के अनुसार यह निर्णय करना न्यायपालिका का कार्य है कि कौन सा कानून वैध है और कौन सा नहीं है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य तथा अन्य अनेक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित किया है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जिस रूप में की गई है उसके कारण भारतीय संसद की ब्रिटिश संसद और अमेरिका संसद के मध्य की स्थिति है। यानी ब्रिटिश संसद है उसको असीमित पावर है, जबकि जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस को अमेरिका की जो है संसद की तरफ, उसको बहुत हद तक सीमित किया गया। तो भारत की इन दोनों के बीच व्यवस्था है, दोनों के मध्य की है। यानी कुछ हद तक पावर भी है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर संसद को लिमिट तय की गई है। फिर ये तो हमने आज समझ ली यहाँ पे भारतीय संसद है, इस संसद की क्या लिमिटेशन होते, क्या तय होते, क्या उसको कोई, उसके ऊपर कोई नियंत्रण है ही नहीं। तो इन तरीक़ों से आप ये समझ सकते हैं। एग्जाम में जब प्रश्न आए तो ये तरीका है जिससे आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अपना जो वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट जो अपना पार्ट आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि ये तो लिमिटेशन है। अब संसद की शक्तियाँ क्या है, संसद की शक्तियाँ क्या है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और इसके बाद ये भी समझेंगे कि संसद का गठन कैसे होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए आज इतना ही, कल वापस मिलेंगे नई वीडियो के साथ और नए जोश के साथ। तब तक आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना है, और नहीं समझ आया तो आप कुछ भी अपनी जो समस्या है उसको शेयर कर सकते हैं, और इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।